हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुनील राजपूत और स्वागत है आपका करियर 50 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 15 है। कल आपको एक डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 14 और एक वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर जो कि वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही लाभकारी होगा जितना कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो उम्मीद है आप सभी लोग देख रहे होंगे और अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो आइए आज चलते हैं हम डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 15 में और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या खबरें थीं जो डिस्कस करने लायक हैं और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर। तो आज की जो सबसे पहली खबर थी वह थी एक देश एक चुनाव को लेकर। एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा है वह कई वर्षों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और ये अभी फिर से चर्चाओं में आया है क्योंकि 2029 में लगभग चुनाव आने वाले हैं। तो कोशिश है कि जो प्रोसेस इसकी चल रही है उसे आगे बढ़ाया जाए और ये लागू करने की तरफ रुख किया जाए कि आखिरकार यह कितना सक्सेस होता है या फिर कितना लाभदायक होगा किसी भी देश की प्रणाली के लिए। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या खबर थी। एक देश एक चुनाव 2029 से पहला चरण 2034 तक पूरा चक्र। आपने देखा होगा कि जेपीसी राज्यों का दौरा कर रायशुमारी में जुटी मानसून सत्र तक। तो एक देश एक चुनाव से संबंधित ये खबर थी। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार ये मामला है क्या और आखिरकार ये फिर से चर्चाओं के केंद्र में क्यों आया। तो एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन बोला जाता है इसको। इसका तात्पर्य है कि भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव हैं वह एक ही अवधि में कराए जाने चाहिए। एक देश एक चुनाव का अर्थ है कि भारत में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से संबंधित जो भी चुनाव हैं वह दोनों चुनाव एक ही साथ कराए जाने चाहिए। सवाल उठता है कि आखिरकार राज्य की विधानसभाओं और लोकसभाओं का चुनाव अगर एक साथ कराया जाए तो नगरीय निकायों और जो पंचायत से संबंधित यानी स्थानीय निकायों से संबंधित जो चुनाव हैं वह कब किए जाएंगे, कब कराए जाएंगे। तो जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो चुनाव है उसके लगभग 100 दिन के बाद ये चुनाव कराने का प्रस्ताव जो है वो समिति ने दिया है। वो कौन सी समिति है ये हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है और कई सुधार और कई विषयों पर चर्चा करने को कहा है। आइए फिर देखते हैं क्या ये विचार जो है वह नया तो नहीं, क्योंकि भारत में लगभग 1952 से लेकर 1967 तक क्या होता था कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वह वैसे भी एक ही साथ होते थे। लेकिन 1967 के आसपास आकर क्या हुआ कि केंद्र में भी सरकार गिरने लगी और बदल रही और कई राज्यों में भी सरकार पूरे 5 साल का जो टर्नओवर था उसको किए बिना क्या है गिर गई। कई राज्यों में ऐसा हुआ क्योंकि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए उसके बाद से लगभग पूरे देश में कांग्रेस का एक अलग वर्चस्व था। कांग्रेस को एक अलग तरीके से लोगों द्वारा देखा जाता था, उनकी भावनाएं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी। इसीलिए लगभग 10 से 15 साल तक सेंट्रल में और राज्यों में लगभग सभी जगह पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ जैसा लोगों ने सोचा उस पर शायद वो खरे नहीं उतर पाए और इस वजह से क्या हुआ कि कई राज्यों में सरकारें गिरने लगी। तो तब से लेकर आज तक वह जो चक्र था वह टूटने लगा, वरना इससे पहले लगभग 52 से 67 तक एक देश एक चुनाव की प्रणाली
वैसे ही लागू थी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। हालांकि 68-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं और 70 में लोकसभा के समय समय से पहले ही भंग होने के कारण क्या हुआ, यह चक्र टूट गया। अगर हम बात करें कि आखिरकार वर्तमान स्थिति या हालिया घटनाक्रम क्या है जिसकी वजह से ये चर्चाओं में आया, तो आप देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और कैबिनेट ने उसे मंजूरी दे दी है, और वह जो रिपोर्ट है उसको जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसको सौंप दिया गया है विचार करने के लिए। उसके बाद जो विधेयक इससे संबंधित है वह लोकसभा में संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून का संशोधन विधेयक जो है वह पेश किया गया था। अगर हम बात करें कि उस विधेयक की, तो दोनों विधेयक जो है संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके पास इसके लिए भेजा गया गहन समीक्षा के लिए, और वह देखेगी कि कैसे किस तरीके से हम एक देश में एक ही समय पर सारे चुनाव करा सकते हैं। अगर हम इससे संबंधित कुछ मुख्य लाभों को देखें कि अगर पूरे भारत में हमने एक ही समय पर अगर सभी के चुनाव एक साथ कराए तो उससे क्या क्या लाभ देश को और देश के लोगों को होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला लाभ जो है वह चुनावी खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से क्या है, हर स्तर पर जब चुनाव होते हैं तो बार बार सरकार का खर्च बढ़ता है, जिसमें सरकार व्यवस्थाएं करती है। चुनाव कराने से लेकर जन गिनती तक और सरकार बनने तक जितने भी खर्चे होते हैं उसका वित्तीय बोझ किस पर पड़ता है, सरकार पर। अगर हम बात करें नीतिगत और प्रशासनिक स्थिरता की, तो हर कुछ महीने में किसी न किसी राज्य में क्या है, चुनाव होने के समय आदर्श आचरण संहिता लगा दी जाती है, जिससे क्या होते हैं कि विकास के सारे कार्य जो है लगभग रुक जाते हैं या नए कार्य जो है वह सैंक्शन नहीं हो पाते। तो इससे क्या होगा कि नीतिगत और प्रशासनिक जो ढांचा है जो काम कर रहे हैं उसमें क्या होगा, स्थिरता आएगी। अगर हम बात करें कि मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा, आपने जब भी देखा होगा कि जब भी देश में किसी भी स्तर पर चुनाव आयोजित होते हैं, चुनाव आने वाले होते हैं, तो हर प्रशासन के हर विभाग में जो लोग हैं वह चुनाव में लग जाते हैं, चाहे वह टीचर्स हों चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हों। तो क्या है कि उनकी अधिकतर एनर्जी चुनाव कराने में ही चली जाती है। इससे क्या होता है कि जो मानव संसाधन जिसके लिए वह उस पद पर है उस काम में क्या होती है, होता ही होती है। इस वजह से क्या है, मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता। तो उम्मीद की जा रही है कि एक देश एक चुनाव प्रणाली जो है इससे क्या है, मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। अगर हम अगले लाभ की बात करें तो मतदाताओं की थकान में कमी आएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक साल में आप 4 बार वोट डालने जाओगे और अगर आप 5 साल में एक बार वोट डालोगे या 2 बार डालोगे, तो डेफिनेटली श्योर है कि मतदाताओं में थकान नहीं होगी इसके प्रति, वोट डालने के प्रति। और हो सकता है इसी वजह से उम्मीद है कि वोटिंग का जो प्रतिशत है वह क्या हो जाए, ग्रोथ कर जाए या बढ़ जाए। तो एक साल में या 5 साल में विभिन्न स्तरों पर तमाम चुनाव होने की वजह से क्या है, वोटर एक नीरसता के भाव में आ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, लगातार बहुत सारे लोग या एक बड़ा तबका जो है वह वोट डालने नहीं जा पाता। तो ये एक फायदा हो सकता है। अगर हम इसकी चुनौतियां और नुकसान को बात करें, आप याद रखना जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है और जब भी कोई विचार रखा जाता है तो उसके फायदे तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ में कई ऐसे नुकसान होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। लेकिन कभी भी कोई भी पॉलिसी बनाते समय सिर्फ ये देखा जाता है कि इसका फायदा कितना है और नुकसान कितना है। अगर फायदा ज़्यादा है और नुकसान उतनी मात्रा में नहीं है तो हम उस पॉलिसी को क्या करते हैं, लागू करने का विचार करते हैं। अगर हम देखें कि संवैधानिक और कानूनी बाध्यताएं आएंगी, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या है, कई अनुच्छेदों जैसे कि 83, 85, 172, 174, 356 में क्या है, संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद क्या है, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम इस विधेयक को पास करके कानून बनाते हैं
तो कई ऐसे अनुच्छेद या कई ऐसे क्लॉज होंगे भारतीय संविधान में जिसमें क्या होगा, हमें कानून संबंधी बाधाएं आएंगी और उनको सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी राज्य की सरकार 5 साल से पहले गिर जाए, अगर 1 साल में गिर जाए, तो क्या 4 सालों में वहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, या फिर 4 साल क्या होगा वहां? 4 साल का जो ड्यूरेशन है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा अगर चुनाव 5 ही साल में होगा? तो क्या विधानसभा का अभी जो अभी जो समय चल रहा है, अगर मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव तक अगर किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, तो उसके कार्यकाल को कैसे घटाएंगे? या किसी विधानसभा के 5 साल अगर 2027 में हो, तो जब तक लोकसभा के चुनाव आएंगे तब तक क्या उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? ये सब क्या है, संवैधानिक और कानूनी बाधाएं जो आएंगी जिसके बारे में विचार करना होगा। अगर हम बात करें कि संघीय ढांचे को खतरा होगा, संघीय ढांचे को खतरे का सेंस है कि मुख्य न्यायाधीश और विपक्षी दलों ने चिंता जताई है कि समय से पहले अगर कोई राज्य की सरकार गिरती है तो चुनाव के लिए लंबा इंतजार करेगी, या फिर वहां पर बार बार राष्ट्रपति शासन की स्थिति बनेगी। इससे क्या होगा कि भारत का जो संघात्मक ढांचा है वो क्या है, कमजोर होगा। अगर हम बात करें अगले नुकसान की, तो स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होता है, राज्य के अपने कुछ अलग मुद्दे होते हैं, जब भी वह चुनाव केंद्र के साथ आयोजित किए जाएंगे तो ये उम्मीद की जा रही है कि केंद्र के जो मुद्दे हैं वह राज्य के मुद्दों पर हावी रहेंगे। तो क्या उस तरीके से अपनी चीजों को रख पाएंगे प्रत्याशी जिस तरीके से अभी रख पाते हैं? क्या स्थानीय मुद्दों की अनदेखी नहीं होगी? अगर राष्ट्रीय मुद्दा इतना हावी रहेगा तो शायद स्थानीय जो मुद्दे हैं वह उसके नीचे दब जाए। ये एक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। अगर हम बात करें अगले नुकसान की, तो वह है कि विशाल और रसद की आवश्यकता होगी या फिर बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होगी। कि अगर पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ चुनाव आयोजित किए जाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मशीनरी तक, पैसे से लेकर हर चीज एक ज्यादा मात्रा में जरूरत है। तो क्या देश के लिए, सरकार के लिए ये सब संभालना मुमकिन है? इस बारे में भी विचार करना होगा क्योंकि ये एक बड़ा नुकसान है। अगर हम बात करें इसके, जो रामनाथ कोविंद जी ने जो समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट में जो प्रस्तावित 2 चरण वाला जो फॉर्मूला बताया वह क्या है कि सबसे पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराएं। ये एक मॉडल बताया। ये 2 चरणों का पहला चरण था क्या, कि लोकसभा के साथ राज्य की विधानसभाओं के चुनाव भी आयोजित कराएं। और दूसरा जो चरण था उस मॉडल का, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो जाए उसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव करा लिए जाए। स्थानीय निकायों के चुनाव मतलब है पंचायत से संबंधित चुनाव, चाहे वह जिला पंचायत स्तर पर हो, जनपद पंचायत स्तर पर, और नगरीय निकायों से संबंधित चुनाव। यानी कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव के होने के 100 दिन के बाद स्थानीय संस्थाओं के चुनाव करा लिए जाए। ये जो लागू करने का तरीका है वह बताया है किसने, रामनाथ कोविंद समिति ने बताया कि ये 2 चरणों में लागू कर सकते हैं। तो ये एक देश एक चुनाव से संबंधित मामला था। अगर हम देखें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो की अध्यक्षता में जो समिति थी उससे संबंधित कुछ खबरें देखें तो 14 मार्च 2024 को क्या है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या है, जो समिति ने रिपोर्ट तैयार की थी उसमें 18,000 पृष्ठों की रिपोर्ट को क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। किसको सौंपा है? राष्ट्रपति, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको क्या है अपनी रिपोर्ट सौंपी है जो 18,000 पेजों की है। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, तो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं कि चुनाव के बाद 2029 से, आगामी चुनाव के बाद 2029 से शुरू होने वाले नव चुनावी चक्र जो हैं
उनको चिन्हित करने के लिए निर्धारित तिथि निर्धारित करना होगा। इसके लिए उन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा जिनका कार्यकाल इस तिथि से पहले समाप्त होने वाला है, और उन विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना होगा जिनका इन चुनावों की तारीख से बाद का समय। तो जिनका कार्यकाल कम है उसको बढ़ाना होगा, जिनका कार्यकाल ज्यादा है उसे घटाना होगा। इस तरीके के संशोधन करने होंगे। संविधान में कुल 18 संशोधनों की आवश्यकता है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि जब भी हम देश में एक देश एक चुनाव की प्रणाली को लागू करेंगे तो संविधान में लगभग 18 संशोधन करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद 83 में है कि संसद के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित होगा। अनुच्छेद 172 जो कि राज्य की विधानसभाओं की अवधि से संबंधित होगा। संसद द्वारा पारित अनुच्छेद 324A में भी संशोधन की बात कही है। अगर हम बात करें कि रामनाथ कोविंद समिति जो थी उसने कई लोगों से सलाह भी ली है इस बारे में और उनका फीडबैक भी लिया है, जैसे कि 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायालयों के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 1 पूर्व मुख्य आयुक्त से भी कानूनी सलाह ली है, और जनता ने भी उसमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और वह कितनी 21,500 के आसपास अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराई हैं कि क्या एक देश एक चुनाव प्रणाली भारत में लागू की जानी चाहिए कि नहीं। अगर की जानी चाहिए तो आपको क्या फायदे दिखते हैं और नहीं तो क्या नुकसान होगा। तो ये था किससे संबंधित, एक देश एक चुनाव प्रणाली से संबंधित आज की खबर, और जिसमें हमारे काम की जो जानकारियां थी वह। चलिए चलते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। आज की जो अगली प्रमुख खबर है वह क्या है देखते हैं। गंगोत्री में भागीरथी नदी का स्तर बढ़ा, एडवाइजरी जारी। आपको पता है कि मानसून का समय आने वाला है और नदियां अपने उफान पर बहने के लिए तैयार हैं। तो भागीरथी नदी के बारे में एक खबर आई है कि उसमें पानी का जल स्तर बढ़ रहा है और एडवाइजरी जारी की। तो हमारे लिए जो इसमें प्रमुख खबर है वह है किससे संबंधित, भागीरथी नदी से संबंधित। आइए देखते हैं भागीरथी नदी को। यह भारत की सबसे पवित्र नदी, प्रमुख नदी गंगा की मुख्य स्रोत की धारा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि गंगा 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है। एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। तो भागीरथी जो है वो गंगोत्री हिमनद यानी गौमुख से निकलती है और अलकनंदा एक अलग जगह से, और यहाँ से दोनों जो हैं देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग के बाद जो धारा बहती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। इसे भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में जहाँ होता है वहां से जो धारा निकलती है उसे हम गंगा के नाम से क्या है जानते हैं। अगर हम बात करें इसके उद्गम स्थल की तो आपको पता है कि गौमुख से यानी कि उत्तरकाशी जिले में स्थित गौमुख से निकलती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं, 205 किलोमीटर लंबी है। गंगा का जो निर्माण है तो लगभग 205 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है, और इसके बाद ही इसे आधिकारिक रूप से किसके नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना। अगर हम बात करें कि इस पर प्रमुख बांध की तो टिहरी बांध जो है इसका एक प्रमुख बांध है जो कि विशालकाय बांध में गिना जाता है। कौन सा बांध, टिहरी बांध। तो ये था भागीरथी नदी से संबंधित जानकारी। अगली जो खबर है वह महत्वपूर्ण खबरों में से एक है, और उम्मीद है कि इससे सवाल किसी न किसी एग्जाम में बनने की संभावना हो। यह है वनतारा वन्यजीव संरक्षण से संबंधित एक खबर। वनतारा वन्यजीव संरक्षण क्या, कहाँ पर स्थित है, इसके अंडर में काम होता है यहाँ पर, और इसमें आखिरकार किया क्या जाता है। तो वनतारा वन्यजीव संरक्षण पर अभी आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें जानवरों का, पशु पक्षियों का क्या है आयात किया जाता है, और इससे संबंधित एक केस चल रहा था। उसी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि वनतारा जो वन्य जीव संरक्षण है वह वैध है और पारदर्शी तरीके से भी कार्य करता है। तो ये था वनतारा वन्य जीव अभ्यारण्य। आइए देखते हैं क्या है।
तो वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य रिलायंस इंडस्ट्री का और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा क्या है, गुजरात के जामनगर में स्थापित एक विशाल वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण का केंद्र है। इसका मतलब है कि ऐसे जानवर जो संकट में है, खतरे में है, ऐसे पशु पक्षी या जानवर जिन पर कोई खतरा मंडरा रहा है, उन्हें इसमें क्या है, क्या दिया जाता है, आवास या सहारा दिया जाता है, पुनर्वास किया जाता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। और वनतारा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वह रिलायंस इंडस्ट्री का एक अभ्यारण्य है, यानी कि रिलायंस जो कंपनी है उसका अपना एक अभ्यारण्य है जिसमें वो इनको क्या है, इनका बचाव करती है और इन्हें संकट से बचाती है। लगभग 3000 एकड़ में ये फैला है और दुनिया के सबसे बड़े पशु बचाव और पुनर्वास केंद्रों में से एक है। अगर हम बात करें कि इसे कब स्थापित या उद्घाटित किया गया था, 2025 में लगभग मार्च में इसका उद्घाटन किया गया था। वहीं वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसे जंगल का तारा या जंगल के तारे के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या है। वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है कि दुर्व्यवहार, शोषण और दयनीय परिस्थितियों से बचाए गए जो जंगली जानवर हैं उनको क्या है, सुरक्षित आश्रय और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा कि जिनके साथ दुर्व्यवहार, शोषण या दयनीय परिस्थिति में जो भी पशु पक्षी या जानवर उनको मिले हैं उनको क्या है, सुरक्षित आवास या आश्रय उपलब्ध कराना और उनकी चिकित्सा देखभाल कराना। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो इसमें 32 से अधिक देशों से बचाई गई 2000 से अधिक प्रजातियां, ये क्या है, 1.5 लाख से अधिक जानवर या पक्षी रहते हैं। अगर हम बात करें इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की, तो इसमें इनके लिए 22 अस्पताल और 17 क्लिनिक बनाए गए हैं। इसमें वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य में किसने बनाया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने। अगर हम बात करें संरक्षण और अनुसंधान की, तो यहाँ बिग कैट्स यानी शेर, बाघ और तेंदुए, प्राइमेट्स और सरीसृप के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं। प्रकृति संरक्षण में देखें तो इसके केंद्र के भीतर लगभग 2.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। तो ये क्या है, कई क्षेत्रों में काम करता है वनतारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो किसके अंडर में है ये है रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर में। और ये कहाँ पर है, गुजरात के जामनगर में, गुजरात के जामनगर में स्थित है। चलिए चलते हैं फिर अगली खबर पर। अगली जो खबर है वो क्या है, फिलीपींस में फटते ज्वालामुखी के ऊपर चमका हरा उल्का। यानी कि फिलीपींस में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और उससे संबंधित एक खबर थी। और उस ज्वालामुखी का जो नाम है वह नाम था मायोन ज्वालामुखी। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित एक सवाल है जो कि करंट में चर्चा में बना हुआ है, इसलिए हम करंट में देख रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश पीएससी में अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन हटा दिया गया है जिसमें इंडियन और एमपी ज्योग्राफी को शामिल किया गया है, लेकिन अगर करंट में ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी मामला दिखता है तो वह पूछे जाने की संभावना है, भले ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को सिलेबस से निकाल दिया। आइए देखते हैं। फिलीपींस के लूजोन द्वीप पर अल्वे प्रांत में स्थित एक सक्रिय यानी कि सक्रिय मिश्रित ज्वालामुखी है। यह प्रशांत के अग्नि वलय का हिस्सा है। प्रशांत महासागर में जो अग्नि वलय है वो क्या है, प्रशांत महासागर में एक पट्टी पाई जाती है, द्वीपों का एक ऐसे लगातार लाइन से एक समूह पाया जाता है जिसमें क्या होता है, जगह जगह पे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो इस पट्टी को क्या है, प्रशांत महासागर में क्या बोला जाता है, प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। अगर स्थान की बात करें तो ये अल्वे प्रांत फिलीपींस में स्थित है। आकार और निर्माण की बात करें तो इसका आकार जो है इतना सटीक है, इसे दुनिया का परिपूर्ण शंकु माना जाता है। एकदम पिरामिड के आकार का क्या है, ये ज्वालामुखी है मायोन ज्वालामुखी, जो कि फिलीपींस के अल्वे प्रांत में स्थित है और इसमें अभी अभी विस्फोट हुआ है, इसीलिए चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें विस्फोट की तो 1814 में जो इसमें विस्फोट हुआ था अभी तक का सबसे विनाशकारी विस्फोट माना जाता है। और इसमें एक शहर था फिलीपींस का कागसावा करके,
वह लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था और 1200 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी। अगर हम विशेष तथ्य की बात करें तो 1938 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और साल 2000 में इसका नाम बदलकर मायोन ज्वालामुखी प्राकृतिक उद्यान कर दिया गया। 1938 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया और 2000 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम जो मायोन ज्वालामुखी था उसके बदलकर क्या रख दिया गया, मायोन ज्वालामुखी प्राकृतिक उद्यान। तो ये था मायोन ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में अभी अभी विस्फोट के कारण चर्चाओं में है, इसीलिए इसे हम करंट अफेयर्स में देखें। अगली जो खबर है वह जल संकट से संबंधित है, संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड भूमि से संबंधित है। यानी दलदली जो क्षेत्र होते हैं उनको बचाने के लिए सरकारें क्या क्या प्रयास करती हैं और उसी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस वजह से क्या है, एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश के इंदौर में, वो कौन सा क्षेत्र है, सिरपुर तालाब या सिरपुर झील बोल लीजिए, सिरपुर क्षेत्र बोल लीजिए। ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बेहद ही जरूरी खबर है कि सिरपुर क्षेत्र या सिरपुर तालाब से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको गंभीरता के साथ देखें। तो इस सिरपुर तालाब को क्या है, सिरपुर झील भी बोला जाता है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एक ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी स्थल है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो 20वीं सदी की शुरुआत में होलकर शासकों ने क्या है, सिरपुर तालाब का या सिरपुर झील का निर्माण कराया था। बात करें कि सिरपुर तालाब को रामसर साइट कब बनाया गया, तो रामसर साइट अगस्त 2022 में घोषित किया गया और रामसर जो साइट है उसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया जाता है। और रामसर साइट या रामसर सम्मेलन क्या था, ये हम अभी देखते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ क्या होता है कि साइबेरिया और रूस से मंगोलिया जैसे ठंडे देशों से क्या है, हजारों पक्षी प्रवास करके इस तालाब में या इस वेटलैंड क्षेत्र में आते हैं और अगर इसका अतिक्रमण किया गया और इसकी जगह को कब्जा किया गया तो इन प्रवासी पक्षियों के लिए एक संकट पैदा हो जाएगा कि ये इतनी दूर से जो प्रवास करके आते हैं फिर आखिरकार कहाँ जाएं। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में रामसर साइट की, तो मध्य प्रदेश में कुल 5 रामसर साइट्स हैं यानी आर्द्र भूमि है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया गया है। उसमें सबसे पहली जो भूमि है उसका नाम है भोजताल। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक रामसर साइट है और ये मध्य प्रदेश की सबसे पहली वेटलैंड क्षेत्र है जिसको रामसर साइट में आर्द्र भूमि के रूप में शामिल किया गया और इसे कब किया गया था, 2002 में। तो ऐसे सवाल पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी पहली रामसर साइट कौन सी है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो वह थी भोजताल, जिसे आपको पता होगा बड़ी झील भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बड़ी झील भी बोला जाता है भोपाल की, या फिर बड़ा तालाब भी बोल सकते हैं। आपको पता ही होगा इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, राजा भोज ने करवाया था। हमने कुछ ही लेक्चर पहले हमने ये देखा था कि राजा भोज ने किसका, भोजताल का निर्माण करवाया था। क्यों, क्योंकि उन्हें कोई चर्म रोग हो गया था और उस चर्म रोगों की शुद्धि के लिए, चर्म रोग को समाप्त करने के लिए क्या है, किसी साधु ने उनको बोला था कि एक ऐसी झील का निर्माण करवाइए और उसमें आप डेली अगर स्नान करेंगे तो आपका चर्म रोग ठीक हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने कुछ लेक्चर पहले ही डिस्कस किया था, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर हम दूसरी रामसर साइट की बात करें मध्य प्रदेश की, तो सांख्य सागर जो कि शिवपुरी जिले में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। इसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। तो पहली थी भोजताल और दूसरी है सांख्य सागर और तीसरी है सिरपुर तालाब। इंदौर में स्थित यह पक्षी विहार क्षेत्र है जिसे जनवरी 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। और चौथी है तवा जलाशय, ये सिरपुर वही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तवा जलाशय जो है नर्मदापुरम जिले में है। तवा और देनवा नदियों के संगम पर जो है रामसर स्थल है। इसे क्या है, अगस्त 2024 में क्या है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो कौन सी होगी, भोजताल जो कि भोपाल में है, सांख्य सागर जो कि शिवपुरी में है। तो भोजताल को 2002 में और शिवपुरी को 2022 में
वहीं सिरपुर तालाब को जनवरी 2022 में, और एक है तवा जलाशय जो कि कहाँ पर है, नर्मदापुरम में, जिसे कब, अगस्त 2024 में। ये जो है सबसे लेटेस्ट रामसर साइट है जिसे हमने ये दर्जा दिया है अगस्त 2024 में। कौन सा, तवा जलाशय। अगर हम रामसर साइट से संबंधित या रामसर से संबंधित जानकारी देखें तो रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि, वेटलैंड या नव भूमि होती है, जिसे 1971 के रामसर कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। कहाँ हुआ था, रामसर में। ईरान का एक शहर है रामसर। अगर हम बात करें रामसर संधि की तो ये इसकी स्थापना जो है यूनेस्को के द्वारा की गई, और इसे कब इसका कन्वेंशन किया, 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पर, रामसर शहर जो कि ईरान का एक शहर है, वहां पर ये समझौता हुआ, ये कन्वेंशन हुआ और इस पर हस्ताक्षर किए गए। अगर हम इसे लागू करने की बात करें तो 21 दिसंबर 1975 से क्या है, रामसर कन्वेंशन को लागू किया गया, और इसी के याद में या इसी की उसमें क्या किया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी को ही क्या है, 1971 में रामसर कन्वेंशन का आयोजन किया। अगर हम भारत की बात करें तो आधिकारिक तौर पर भारत जो है 1982 में लगभग इसमें शामिल हुआ था। 1 फरवरी 1982 को भारत ने भी रामसर जो कन्वेंशन था उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो ये थी रामसर से संबंधित कुछ अन्य जानकारी। देख लेते हैं कि रामसर में और क्या क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं कि रामसर भारत में जो कुल संख्या है रामसर साइट्स की, वह 99 रामसर स्थल अभी भारत में मौजूद हैं, जिसमें पहला स्थान अगर बोले तो चिल्का झील उड़ीसा में जो स्थित है, वह पहली रामसर साइट है भारत की। पहली रामसर स्थल है भारत का जिसे इसमें शामिल किया गया है, और उसी के साथ साथ में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह रामसर स्थल में कब, भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में ये दोनों कब घोषित किए गए, 1981। कौन से, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा और सबसे छोटे रामसर स्थल की, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वह भारत का सबसे बड़ा, और त्रिपुरा की जो रुद्र सागर झील है, याद रखिएगा इनको, त्रिपुरा की जो रुद्र सागर झील है उसे सबसे छोटा रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। कहाँ से संबंधित है ये, भारत से संबंधित। तो ये थी रामसर स्थल से संबंधित सारी जानकारी। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। आज के जो स्पोर्ट्स की खबर थी उसमें एक ही खिलाड़ी चर्चाओं के विषय थे, एक ही प्रमुख खिलाड़ी थे जिनका नाम था सुमित अंतिल। सुमित अंतिल जी जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, पैरालंपियन भाला फेंक, पैरालंपियन जो है रहे हैं, और भाला फेंक एक गेम होता है जिससे क्या रखते हैं, अपना वास्ता रखते हैं। तो सुमित अंतिल जो है भारत के एक प्रमुख पैरालंपिक के भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जो कि हरियाणा के सोनीपत से आते। सुमित अंतिल इनका नाम है। अगर हम बात करें एक और खबर की, तो अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है भारत, ऐसा हमारे सेना प्रमुख ने बोला है। तो आखिरकार ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या, ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, कब किया गया, इससे संबंधित जानकारी। तो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा क्या है, 6-7 मई 2025 को क्या है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी भारत का भी इस पर फिलहाल में कब्जा है, लेकिन भारत इसको अपना अभिन्न अंग घोषित कर चुका है, और ये हमेशा से भारत मानता है। तो इन पर जो आतंकी ठिकाने थे उन पर चलाया गया एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान था ऑपरेशन सिंदूर, जो कब चलाया था, 6 से 7 मई की मध्य रात्रि को लगभग 2025 में ये चलाया था। और ये क्यों चलाया था, क्योंकि अप्रैल 2025 में भारत के पहलगांव में क्या है, आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की क्या है, मौत हुई थी।
है ना। और इसीलिए बताया जाता है कि निर्दोष नागरिकों के मरने से कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा। अगर हम लक्षित स्थानों की बात करें तो भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत जैसे कि बहावलपुर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे मुजफ्फराबाद, कोटली और मुरीदके में स्थित 9 प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड पर क्या है 24 सटीक हमले से हमला किया और 24 सटीक हमलों से क्या है आतंकी ठिकानों को क्या है नष्ट किया। ये था ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगांव जो हमला अप्रैल 2025 में हुआ था उसके विरोध में या उसके काउंटर में जो ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने के लिए चलाया था 6 से 7 मई 2025 के बीच में। तो ये थी आज की करंट अफेयर से संबंधित प्रमुख खबरें और उनसे संबंधित फंडामेंटल सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई जानकारी। चलिए चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक देश एक चुनाव का क्या तात्पर्य है। तो आपको पता होगा कि एक देश एक चुनाव का तात्पर्य है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है पूरे भारत में क्या हो एक साथ आयोजित हो। तो इसका जो आंसर होगा वह आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की तो दूसरा जो प्रश्न है वह है कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव एक साथ होने की परंपरा थी वह किस वर्ष तक बनी रही। तो आपको पता होगा कि जब भारत में पहले चुनाव हुए थे 1952 में और वहां से लेकर 1967 तक क्या है एक देश एक चुनाव की परंपरा क्या है बनी रही और उसके बाद क्या है सरकारें बदलने लगी और सरकारें अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या हुई गिरने लगी, इस वजह से ये चक्र टूट गया। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा 1952 से 1967। अगर हम प्रश्न नंबर 3 को देखें तो बोलते हैं कि एक देश एक चुनाव पर गठित जो उच्च स्तरीय समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होगा कि एक समिति थी जिसने अभी 24 में अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और वो अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास क्या है विचाराधीन है। तो ये समिति के जो अध्यक्ष थे वह अध्यक्ष थे पूर्व राष्ट्रपति कौन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो किसके सामने रखी अभी जो वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनके समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा रामनाथ कोविंद जी यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए सरकार ने जो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया था। और ये इससे पहले वाले सवाल में ही इसका आंसर दे चुका हूं। वह कौन सा विधेयक था 129वां विधेयक है जिसको लोकसभा में पेश किया जा चुका है और ये विधेयक जो है वह जेपीसी समिति की अधीन विचाराधीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह कोविंद समिति से संबंधित है और इस समिति में क्या बोला गया है क्या पूछा गया है कि कोविंद समिति ने जो प्रस्तावित 2 चरणीय मॉडल जो दिया है उसके अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के बाद लगभग कितने समय के बाद स्थानीय चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। तो आपको पता होगा कि लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होंगे उसके 100 दिन के बाद क्या है स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का जो चुनाव कराए ऐसा क्या है इस 2 चरणीय मॉडल में बताया गया है। इसका आंसर कितना होगा 100 दिन। अगर हम अगला प्रश्न देखें तो भागीरथी नदी जो है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपको पता होगा कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है गौमुख से निकलती है। और अगर हम देखें अगला प्रश्न तो भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में जाके किससे मिलती है अलकनंदा से और उसी जगह से क्या है गंगा का उद्भव माना जाता है।
अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का जो संगम है कहाँ होता है, और जिसके बाद इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, उसको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जो संगम है वो कहाँ होता है, तो आपको पता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा का जो संगम है, और अलकनंदा का जो संगम है वह देवप्रयाग में होता है, और यहीं से गंगा का उद्भव माना जाता है। अगर हम बात करें अन्य प्रयागों की, तो जो रुद्रप्रयाग है उसमें क्या है, अलकनंदा जो है मंदाकिनी नदी से मिलती है। कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, उसके आगे ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। वहीं कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा जो नदी है वह पिंडार नामक नदी से मिलती है। पिंडार नामक नदी इसमें आकर मिलती है, और आगे भी वह अलकनंदा के नाम से ही जानी जाती है। अगर हम उसके बाद विष्णु प्रयाग को देखें तो यहाँ जो है अलकनंदा जो नदी है वह क्या है, अलकनंदा जो है वह धौली गंगा या विष्णु गंगा बोलते हैं, धौली गंगा या विष्णु गंगा इसमें आकर मिलती है। और इस संगम, ये जो संगम है वो कहाँ होता है, विष्णु प्रयाग में होता है। तो हमसे पूछा गया था कि गंगा में किस किस नदी का संगम होता है और वो कहाँ होता है, तो गंगा में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, और वह जगह स्थल का नाम जो है वह है देव प्रयाग। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, भागीरथी नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध कौन सा है, तो आपको पता होगा कि ये टिहरी बांध है, जो कि किस पर स्थित है, ये भागीरथी नदी पर स्थित है। अगर आप बात करें भाखड़ा बांध की तो ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है, और ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, पंजाब की सीमा पर। अगर हम सरदार सरोवर की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण नदी है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और ये कहाँ पर स्थित है, सरदार सरोवर गुजरात में। अगर हम बात करें हीराकुंड बांध की, तो जो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर है, महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। कौन सा, हीराकुंड बांध। तो इसका आंसर होगा टिहरी बांध। अगला जो प्रश्न है वह वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित है। वनतारा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है पूछा है कि कहाँ पर स्थित है। आपको पता होगा कि ये वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है रिलायंस इंडस्ट्री के अंडर में है, और इसमें पशुओं का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण किया जाता है जो कि किसी भी कारण से क्या है, संकट में है, और इनकी चिकित्सा देखभाल की जाती है। तो ये जो है वह गुजरात के कहाँ पर स्थित है, जामनगर में। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है क्या है। अगला प्रश्न है कि वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन कब किया गया था। तो वनतारा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन आपको पता ही होगा कि मार्च 2023 में किया गया था। कब किया गया था, मार्च 2023 में। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं कि वनतारा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वनतारा को जंगल के तारा, जंगल का तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वनतारा वन्यजीव केंद्र से ही संबंधित है, और उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा है कि वनतारा वन्यजीव केंद्र में जानवरों के उपचार के लिए कितने अस्पताल स्थापित किए गए। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 22 अस्पताल और 17 क्लिनिकों की स्थापना की। इसकी क्लिनिक, ये मैंने करंट पढ़ाते समय आपको डाटा बताया था कि 22 अस्पताल और 17 क्लिनिक की व्यवस्था की गई है चिकित्सा देखभाल के लिए।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर हम अगला प्रश्न देखें तो वह है मायोन ज्वालामुखी से संबंधित। यह किस देश में स्थित है? तो आपको पता ही होगा कि फिलीपींस के अल्वे प्रांत में स्थित है। तो कौन से द्वीप में स्थित है, किस देश में? फिलीपींस। मायोन ज्वालामुखी को विश्व का सबसे उत्तम परिपूर्ण शंकु, परफेक्ट कॉनकेव माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये शंकु के आकार का आता है, आकार का है। किस आकार का है? सममित पिरामिड के आकार का है। तो इसका आंसर होगा सिमेट्रिकल आकार का है, इसीलिए क्या है, इसे क्या बोला जाता है? एक परिपूर्ण शंकु बोला जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न है इसी ज्वालामुखी से संबंधित है और वह क्या है कि मायोन ज्वालामुखी के फरवरी 1814 में जब विस्फोट हुआ था, तो इस विस्फोट के समय कौन सा फिलीपींस का वह शहर था जो पूरी तरह से तबाह हो गया? तो उसका नाम था कागसावा शहर। आपको पता होगा कि ये जो शहर था पूरी तरह दब गया था और इसमें लगभग 1200 कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी? हुई थी 1200 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। अगर हम देखें अगला प्रश्न, तो सिरपुर तालाब जो है किस शहर में है? आपको पता होगा कि सिरपुर जो तालाब है वह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, जिसे 2022 में क्या है, आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। और मध्य प्रदेश में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं? मध्य प्रदेश में 5 जो हैं वह क्या है, आर्द्र भूमि स्थल है। आर्द्र भूमि स्थल है, जिसमें से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पहला जो आर्द्र भूमि स्थल था वह कौन सा है? भोजताल, जिसे 2002-3 के आसपास क्या है, आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। इसे भोजताल को या भोपाल की बड़ी झील या भोपाल का बड़ा तालाब के नाम से इसे जाना जाता है। सिरपुर तालाब को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो आपको पता होगा कि 2022 में जो है सिरपुर तालाब को शामिल किया गया था। वहीं लेटेस्ट जो तवा जलाशय जो नर्मदापुरम में स्थित है उसे 2024 में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है कि मध्य प्रदेश की कौन सा जो स्थल है वह पहली रामसर साइट के रूप में दर्ज है? तो आपको पता होगा कि सबसे पहली जो साइट है मध्य प्रदेश की वह है क्या, भोजताल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है क्या, वह कहता है कि रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस वर्ष और किस स्थान पर किए? तो आपको पता ही होगा कि कब इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ, रामसर स्थान का नाम है जो ईरान का एक शहर है, यहाँ पर क्या हुए, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको पता होगा 1900 इसी दिन से क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आपको पता होगा कि चिल्का झील उड़ीसा जो है भारत की पहली रामसर साइट है जो उड़ीसा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोनों पहली रामसर साइट है जिनको एक साथ में 1981 में क्या है, रामसर साइट घोषित किया गया था। अगर हम बात करें सुंदरबन डेल्टा की तो ये भारत का जो है पहली रामसर साइट है, पहली रामसर साइट है जो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2025 में जो हमला हुआ था, पहलगांव आतंकी हमला, कब हुआ था? अप्रैल 2025 में पहलगांव आतंकी हमला हुआ था। उसी के जवाब में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। कब? 6 से 7 मई
2025 को। 6 से लेकर 7 मई की मध्य रात्रि 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। अगर हम बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कब चलाया गया था, तो ये हम देख चुके हैं कब चलाया गया था, 6 से 7 मई 25 की मध्य रात्रि। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा कि सुमित अंतिल जो है भारत के पैरालंपियन है, और किस खेल से संबंधित है, तो ये भाला फेंक के एक खिलाड़ी हैं जो हरियाणा के सोनीपत से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं 31 मई के जो वन लाइनर होमवर्क क्विज के आंसर हैं उनकी। तो पहला प्रश्न था कि बशीर बद्र का पूरा नाम क्या था? बशीर बद्र का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको पता होगा कि सैयद मोहम्मद बशीर इनका वास्तविक नाम था। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आप जानते हैं कि खजराना गणेश मंदिर जो है औरंगजेब से बचाने के लिए किया गया था इसका निर्माण, और इसका निर्माण कब कराया गया था? 1735 में 1735 में कराया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। कब? 1735 ईस्वी में। 1735 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया? खजराना गणेश मंदिर का निर्माण कराया। और ये कहाँ स्थित है? ये आपको याद होना चाहिए, ये इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में। चलिए देखते हैं, इबोला वायरस रोग EVD को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है रक्त स्त्रावित या रक्त स्त्रावी बुखार के नाम से इसे जानते हैं। बोइंग 747-8 जो विमान है अमेरिका को किस देश ने जो है उपहार में दिया था? तो आपको पता है ये कतर के शाही परिवार ने इसे उपहार स्वरूप दिया था। नाओमी ओसाका जो है किस देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो आपको पता होगा कि नाओमी ओसाका जो है वह जापान की टेनिस खिलाड़ी है। इसकी जापान की टेनिस खिलाड़ी है। चलिए देखते हैं 1 जून से संबंधित आपके लिए वन लाइनर होमवर्क क्विज। वह क्या है? जेमिमा रोड्रिग्स जो है वह किस खेल से संबंधित है? दूसरा प्रश्न है गूगल जेमिनाई को कब लॉन्च किया गया था? वहीं तीसरा जो प्रश्न है वह है कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीन निर्देशों के अनुसार जिन मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है उन्हें कितने समय में सुनाया जाना चाहिए? और उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का संस्करण जो 6वां आया है या 6वीं रिपोर्ट जो पेश हुई है उससे संबंधित है। तो उसमें पूछा है कि इस सर्वे में डेटा संग्रह के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया? और अगर हम बात करें आखिरी प्रश्न की तो वह कि अल नीनो किस जलवायु प्रणाली की क्या है? उष्ण अवस्था है। तो इन 5 प्रश्नों के जो जवाब हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जो लोग इस लेक्चर्स को देख रहे हैं